हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? तो बेटा बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके बीच केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर मैं लेके आया हूँ। आज के लेक्चर के विषय में बेटा बता दूँ कि आज जो मैं आपके बीच केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आया हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है। हर एक एंगल से, हर एक दृष्टिकोण से अगर इसके देखा जाए तो बेटा बहुत बेहतरीन लेक्चर है। और मैं सभी बच्चों से ये आग्रह करूँगा कि इसके सभी प्रश्नों को रट जाना है। इसके सभी प्रश्नों को बेटा क्या कर जाना है? प्रश्नों को बिल्कुल रट जाना है, बिल्कुल रट जाना है, एकदम रट जाना है। क्योंकि आज जो मैं आपके बीच क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 100 प्रश्न बेटा लाए गए हैं। 100 प्रश्नों का ये सेट बहुत ही अद्भुत सेट है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे बेटा दूध से मलाई निकाला जाता है, दूध से क्या निकाला जाता है? मलाई निकाला जाता है। या फिर दूध से क्या निकाला जाता है? तो छाली निकाला जाता है। गर्म करने पर छाली निकलता है और ठंडा करने पर मलाई निकलता है। दूध को जब गर्म करते हैं तो मेरे भाई छाली निकलता है, और जब इसे ठंडा किया जाता है तो मलाई निकलता है। लेकिन न छाली आपका शुद्ध रूप होता है और न ही मलाई शुद्ध रूप होता है। दोनों का जो शुद्ध रूप होता है वह दोनों को और फिर से गर्म कीजिएगा तो वहाँ से आपको जो निकल के आएगा वह आपको घी निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? घी निकल के आएगा। तो घी बेटा आपको बिल्कुल शुद्ध होता है। घी क्या होता है? तो आपके शुद्ध रूप माने जाते हैं। तो आज जो मैं आपके बीच सेट लेके आया हूँ, आज जो केमिस्ट्री का बेटा सेट लेके आया गया है, वह आपको दूध से जो घी निकाला जाता है, बिल्कुल यही चीज़ है। ये सेट आपको बिल्कुल घी का काम करेगा। इसमें बेटा 100 प्रश्न तो मैं लाया ही हूँ, और सभी प्रश्न आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा ऐसे क्वेश्चंस लाए गए हैं जिस क्वेश्चंस को ऐसा कहा जाए कि ये सारे के सारे प्रश्न बेटा सदाबहार प्रश्न हैं। सदाबहार प्रश्न यानी इसकी बहारता कभी कम नहीं होगी, इसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती है। यानी ऐसे प्रश्न लाए गए हैं जिसका इम्पोर्टेंस आज तक कमने का नाम नहीं लिया और भविष्य में भी कमने वाला नहीं है। तो एक से एक सभी अलग प्रकार के प्रश्न जो आपके 2024 के एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ऐसा सेट मैं आपके बीच लेके आया हूँ। एक बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संगम मैं आपके बीच लेके उपस्थित हूं। किस सीरीज में? तो टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में। तो बेटा आप सभी बच्चों का आपका अपना प्यारा सा छोटा सा यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेज हार्दिक अभिनंदन करता है। तो मेरे भाई फटाफट दोस्तों को शेयर करेंगे, सभी बच्चे लाइक कर देंगे, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं सबको फिर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर कहता हूं कि ये सारे प्रश्न को बेटा रट जाना है, इस सभी प्रश्नों को रट जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का ये सेट प्रारंभ किया जाए। तो नए बच्चों के लिए मैं बता दूं कि मेरा लाइव क्लास टाइमिंग बेटा 7 बजे, आपको सुबह 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास होता है, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स, और 4 बजे में बेटा आपको क्लास जो होता है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री या प्लस मैथ, तीनों का क्लास रहता है। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ, तीनों का संगम आपके बीच होता है। शाम के क्लास में बेटा रिवीजन करवाए जाते हैं, और ये हमारा 2 घंटा प्लस का क्लास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होता है, बिल्कुल बिट नहीं करना चाहिए। तो रिवीजन पर्पस से या कुछ सीखना हो, पढ़ना हो, यानी एग्जामिनेशन अच्छे ढंग से क्रैक करना हो तो ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। PDF हो गया, नोट्स हो गया,
और साप्ताहिक को काट दीजिए, अब तो परीक्षा लिए जाएंगे। और डीपीपी, ये सारी सुविधाएं हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर अवेलेबल करवाते हैं। और ये सारा का सारा सुविधा बेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इसके लिए आपको एक भी पैसे चार्ज नहीं लिए जाते हैं। तो चलिए मेरे भाई, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे सभी बच्चे को। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? एकदम क्वेश्चन को रट जाना है, एकदम क्वेश्चन को रट जाना है। मैं बार बार स्टार्ट करने से पहले भी बोल रहा हूं, रट जाना है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपको, ऐसे प्रश्न मैं लेके आया हूं जो आप अगर रट गए तो समझ लीजिए कि आपको फिर क्वेश्चन सटने नहीं देगा। याद रखिएगा, नहीं रट के जाइएगा तो सट नहीं पाइएगा क्वेश्चन में, इतना जबरदस्त है। पहला क्वेश्चन आपके पास रखा गया है, निम्न में से कौन सा माइक्रोस्कोपिक लवण है? आपने क्वेश्चन देखा होगा और माइक्रोस्कोपिक लवण का, माइक्रोस्कोपिक लवण का अभी तक आप कहीं भी पढ़े होंगे 2 से 3 क्वेश्चन मैं दिखाया हूं, 2 से 3 क्वेश्चन दिखाया हूं। और उसमें सबसे ज्यादा बार आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, मात्र एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। पूछ रहा है कि कौन माइक्रोस्कोपिक लवण है। माइक्रो का मतलब होता है बेटा छोटा, माइक्रोस्कोपिक यानी वैसे लवण जिसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही विजुलाइज किया जा सकता है। बहुत छोटे और सूक्ष्म, जिसका मास बहुत कम हो, शेप साइज छोटा हो, उसे कहा जाता है। तो कहता है कि माइक्रोस्कोपिक लवण कौन है? NaKSO4 दिया हुआ है, CaClOCl दिया हुआ है, Na2CO3 दिया हुआ है। ये आपको रटना ही पड़ेगा। और यहाँ पर NaNH4HPO4 दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन होगा? सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। हमारे भाई बंधु फटाफट जवाब दीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, फटाफट करेंगे। चलिए जवाब दीजिए, डी या बी। नहीं बेटा, कोई एक ऑप्शन आंसर दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, और ये क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड है, 5 बार, 7 बार, 8 बार, कई एक क्वेश्चन को तो 30 से 40 साल में 10 बार रिपीट किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके बीच लेके आया हूँ। अब आया समझ में, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रशांत कुमार, अंजलि कुमारी, रुदल शर्मा और बच्चे हमारे कौन सब है? देखिए शुरू में सारे बच्चे गलती कर रहे थे हमारे, और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने, जबकि मैंने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाया है। आज मैं चुन के लाया हूँ, सेलेक्ट करके लाया हूँ, इसीलिए लाया हूं क्योंकि अब बेटा परीक्षा आपका करीब है। यानी डी ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखिएगा, पूरे किताब को खोलकर आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, मात्र सिंगल क्वेश्चन नजर आएगा आपको माइक्रोस्कोपिक लवण का, मात्र एक क्वेश्चन नजर आएगा। और वो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मैंने रख दिया है। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का संगम आपके बीच लाया गया है। क्या कहता है कि मैग्नीशियम को हवा में जलाना है। मैग्नीशियम को क्या करना है? हवा में जलाना है। मैग्नीशियम को कहाँ जलाना है? तो एयर में जलाना है। यानी बेटा मैग्नीशियम को हवा में आप बर्न कीजिएगा तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम जब हवा में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना लेता है। नो डाउट मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। वैसे आपको पता होगा कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है वह हवा में डालने पर उसमें आग लग जाता है। यानी मैग्नीशियम का रिबन का टुकड़ा हवा में डालिएगा तो जलने लगता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। पूछ रहा है कि भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ऊर्ध्वपादन है या अपचयन? आपको अपचयन, अपचयन है, दोनों चीज दिया हुआ है। उपचयन और अपचयन दिया हुआ है, दोनों चीज। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे जवाब देंगे, कुछ समय निकलने दो, अभी स्टार्ट किया हूं। अगला क्वेश्चन बेटा कौन सा है? देखो यहां पर ये भौतिक परिवर्तन हो नहीं सकता है क्योंकि बेटा नया प्रतिफल बन रहा है। नए प्रोडक्ट जब बनते हैं तो आपको रासायनिक परिवर्तन होगा। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? सॉलिड में आग लगाते हैं तो सीधा गैस में बदल जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है? देखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है को छोड़कर, यानी यहां खाली स्थान है,
को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों के परमाणु में पाया जाता है। मात्र सिंगल पीस क्वेश्चन, मात्र सिंगल पीस क्वेश्चन है। एक ही ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, बाद बाकी 117 के 17 तत्वों में आपको न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन नहीं पाने जाने वाले तत्व मात्र एक होते हैं। उस क्वेश्चन को मैं आपके सामने रख दिया हूं। को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी तत्वों में पाए जाते हैं। बेटा कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइए। क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और हाइड्रोजन है। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। मात्र हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को छोड़कर बाद बाकी सभी में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो न्यूट्रॉन अनुपस्थित होगा, मात्र एक तत्व में होगा। गांठ बांध लीजिएगा, याद कर लीजिएगा हमारी बातों को। और केमिस्ट्री में बेटा बहुत अपवाद आता है और अपवाद के क्वेश्चन आपके पूछे भी बहुत जाते हैं आपसे, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन होगा। क्यों? हाइड्रोजन का एटॉमिक संख्या 1 और एटॉमिक मास भी बेटा 1 होता है। यहाँ पर आर्गन दिया गया है, आर्गन का 18 होगा, 40 होगा। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन है, 8 है, 16 दिया हुआ है। यहाँ पर क्लोरीन है, 17 है और 35 दिया हुआ है। इसमें बेटा न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 35 में से 17 घटा दीजिएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या 16 में से 8 घटा दीजिएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा? 40 में से 18 घटा दीजिएगा तो 22 को आ जाएगा। और यहाँ पर न्यूट्रॉन का संख्या कितना होगा? तो 1 में से 1 को घटा दीजिएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी आपको सीधा दिमाग में डाल लेना है। सीधा क्या करना है? सीधा दिमाग में डाल लेना है कि न्यूट्रॉन अगर किसी तत्व में नहीं पाया जाता है तो वह मात्र एक हाइड्रोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या रखा गया है? अगला क्वेश्चन जो आपके पास रखा गया है कहता है कि वास्तविक गैसें आदर्श गैस नियमों का पालन अधिक निकटता से पालन करता है। यानी वास्तविक गैस को हम आदर्श गैस में बदल सकते हैं। जो आपके वास्तविक गैस होते हैं, वास्तविक गैस जो बेटा होता है आपका, वो वास्तविक गैस भी आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने लगता है। आदर्श गैस वास्तविक गैस को बनाया जा सकता है। आदर्श गैस किसको कहा जाता है? आदर्श गैस बेटा वह गैस होता है जो एसटीपी पर, किस पर? एसटीपी पर, यानी टेम्परेचर आपका 273.15 केल्विन और प्रेशर आपके जो 1 atm होंगे, ठीक है। इस पर पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी समीकरण का पालन करें। किसका पालन करें? पीवी बराबर एनआरटी समीकरण का पालन करता है, वही आपको आदर्श गैस कहलाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि वास्तविक गैस भी आदर्श गैस बन सकता है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करना शुरू कर सकता है, लेकिन कब करेगा? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है उच्च दाब और निम्न ताप पर, यानी प्रेशर आपको ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर आपको कम होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके पास ये रखा गया है। दूसरा ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं बेटा आपका क्या होना चाहिए? तो प्रेशर आपका कम होना चाहिए और टेम्परेचर आपका अधिक होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन रखा गया है। तीसरा कहता है कि प्रेशर अधिक होना चाहिए और टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए। और चौथा कंडीशन आपके पास रखा गया है कि आपका प्रेशर जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। यानी कोई भी वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह काम करना शुरू कर देगा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? तो जब बेटा प्रेशर इसका क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाएगा, तो आदर्श गैस आपके क्या कैसे बिहेवियर करने लगेंगे? आदर्श कहते हैं वास्तविक गैस आपका आदर्श गैस की तरह काम करना शुरू कर देगा। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक से एक बेटा बेहतरीन क्वेश्चन है, तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे, नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक बेटा क्लास में बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या दिया हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड।
प्लस नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो एक क्वेश्चन बेटा आपको आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपका हाइड्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जल के मिश्रण को क्या कहा जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन के मिश्रण को क्या कहा जाएगा? तो आपसे पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं कोल गैस दिया हुआ है, वायु अंगार गैस दिया हुआ है, जल गैस दिया हुआ है और प्राकृतिक गैस दिया हुआ है। जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। सोच समझकर जवाब देंगे। ये सब क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन तो यहाँ है नहीं वो। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, फटाफट जवाब दीजिए मेरे भाई, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अभी भी बहुत सारे बच्चे लटपटाते हुए, जवाब में ऐसे लटपटाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई। दोस्तों को शेयर करेंगे। वायु अंगार गैस कहा जाता है और ये भी क्वेश्चन आपको कई एक बार रिपीट किया है। तो आपको उत्पादक गैस, कोल गैस, जल गैस, वायु अंगार गैस, इससे आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा मिश्रण में तो एक क्वेश्चन बेटा इससे रहता है, गांठ बांध लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, मिश्र धातु जर्मन सिल्वर। भूल भुलैया में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। भूल भुलैया में ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। माइंड को मिस्टेक करने के लिए ये क्वेश्चन दिया जाता है। मैं बार बार इसको रिपीट करवाता हूँ और आज मैं कह रहा हूँ कि अब बेटा वक्त नहीं है कि मैं इसको दोबारा दिखाऊँ, आपको रट जाना है यहाँ से। मिश्र धातु जर्मन सिल्वर के संगठन में कौन दर्शाता है? संगठन को कौन दर्शाता है? तो सबसे बड़ी चीज बेटा ये जान लीजिए कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। पहला नंबर चीज तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब कहता है कि कॉपर और जिंक पाए जाते हैं, कॉपर, जिंक और निकेल पाए जाते हैं, कॉपर, जिंक और टीन पाया जाता है, कॉपर, टीन और निकेल पाया जाता है। कौन पाया जाता है? जल्दी बताइएगा। ये माइंड मिस्टेक के वजह से आपके आईक्यू को आपको डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कई एक बार पूछा गया है। तो इसमें बेटा कॉपर, जिंक और निकेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल की उपस्थिति होती है। चलिए यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फटाफट बेटा दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है, सफेद थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? सफेद थोथा का देखिए, ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा, नीला थोथा, नीला थोथा। हालांकि थोथा कई एक तरह के होते हैं, काला थोथा, पीला थोथा, नीला थोथा, उजला थोथा, सब प्रकार के थोथा होते हैं। ठीक है, तो आपको पहले मैंने देखा है कि नीला थोथा से बहुत क्वेश्चन आता था, अभी क्वेश्चन ब्लैक और व्हाइट से ज़्यादा पूछा जा रहा है। ब्लैक थोथा और व्हाइट थोथा से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। क्या कहता है, सफ़ेद थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पहला वाला जो बेटा दिया गया है ये आपका सफ़ेद थोथा नहीं है। कैसा थोथा है? तो नीला थोथा है। कैसा थोथा है? नीला थोथा है। दूसरा आपको क्या दिए गए हैं सो देखिएगा, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट 7H2O और चौथा ऑप्शन दिया गया है जिंक सल्फेट 7H2O। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही जवाब। यानी आपका उजला थोथा कौन हो जाएगा? तो उजला थोथा बेटा जिंक सल्फेट 7H2O होगा। एक और चीज मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि क्वेश्चन बेटा बाय मिस्टेक आपको भुलाएगा क्या कि क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिए जाएंगे, क्योंकि अब बेटा कंपटीशन पहले वाला नहीं रहा। ठीक है, ए ऑप्शन में आपको दे देगा ZnSO4 और यहाँ पर दे देगा 5H2O। ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ सेम होगा। ऐसा भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ZnSO4 दे देगा और यहाँ पर बेटा आपको 10H2O दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके दे देंगे ZnSO4 दे देगा और यहाँ पर आपको बेटा 7H2O दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर दे देगा डी ऑप्शन में ZnSO4, यानी सब में वही चीज देगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स चेंज कर देंगे। तो इसमें बेटा ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ये सही होगा। तो ये सब में सेम था। कहाँ से अंतर आया?
तो 7H2O। तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोग फोकस जरूर करेंगे, फोकस जरूर करेंगे, नो डाउट कि नहीं करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, पूछे भी गए हैं, इसीलिए मैं ऐसा आपको समझा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, क्या कहता है, तेल से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है। बेटा आग कई एक तरह के होते हैं, तो आग बुझाने में हम बहुत चीज का प्रयोग करते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए, नौसादर का भी प्रयोग करते हैं कभी कभी आग बुझाने के लिए, ठीक है। और बेटा झाग अग्निशामक का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि तेल से लगी आग बुझाने के लिए, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, किरासन हो गया, और भी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ऑयल होते हैं, उस तेल से अगर आग कहीं लग जाता है तो उसको कैसे बुझाएंगे। क्या कहता है, जल अग्निशामक से बुझाएंगे, झाग अग्निशामक से बुझाएंगे, सोडा अम्ल अग्निशामक इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, सोडा अम्ल का भी इस्तेमाल किया जाता है अग्निशामक के रूप में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी बताइएगा, ये चारों के चारों अग्निशामक है, और मैं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एक रख दिया हूं, तो पांचों का पांचों अग्निशामक है। किसका करेंगे, तो तेल से जब आग लगेगा तो याद रखिएगा, जैसा आग वैसा बुझाने वाला यंत्र, जैसा आग वैसा बुझाने वाला यंत्र, याद कर लीजिएगा एकदम इस चीज को। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 2-4 बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं, तो नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई, दोस्तों को शेयर करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्या कहता है कि सेलुलोज है, आपसे पूछा गया है सेलुलोज है, क्या पूछा गया है कि सेलुलोज है, और आपको पूछा गया है कि ये समावयवी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, अपर रूप होता है, और बहुलक होता है। फटाफट ध्यान से देख के क्वेश्चन बताइएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। हाँ, ब्लैक थोता होता है प्रकाश कुमार चौहान, मैं थोता का पूरा जन्म कुंडली लेके रख दिया हूं आपके बीच, आप लोग नहीं देखते हैं, इसीलिए कहता हूं कि 4 बजे का सेट देखा करो, उसमें पूरा थोथा का जन्म कुंडली मैं बता रखा हूं। नहीं, 13 तारीख को आएगा, अभी नहीं आया है, अभी नहीं आया है मेरे भाई, महाकाल के दीवाना, अभी नहीं आया है एडमिट कार्ड, 13 तारीख के बाद बेटा आएगा। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, जिस किसी भी रासायनिक यौगिक के नाम में, यहां ध्यान से सुनो, जिस किसी भी रासायनिक यौगिक के नाम में लोज लगा हो, यानी ओज लगा हो, क्या लगा हो, ओज लगा हो, वह बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएंगे। जैसे आपका सुक्रोज है, क्या लगा हुआ है, ओज लगा हुआ है लास्ट में, OAC ओज लगा हो, सुक्रोज है, गैलेक्टोज है, ध्यान से देखेगा, ये सब नाम पूछेगा, गैलेक्टोज है, माल्टोज है, क्या है, माल्टोज है, रिबोज है, क्या है, रिबोज है, उसके बाद क्या है, ग्लूकोज है, क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, क्या दिया हुआ है, फ्रुक्टोज है। तो ये सारे के सारे ओज वाले जो आपको दिखाई देंगे, ये सारे के सारे ओज वाले बेटा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपसे पूछा क्या गया था, सेलुलोज क्या होता है, तो नाम के लास्ट में अगर OAC लगा हो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स बेटा आपको हैवी मॉलिक्यूल्स होता है, भारी भरकम और जटिल यौगिक आपको कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये सब तो जानता होगा, एलोट्रॉप्स क्या होता है, रासायनिक क्या होता है, रासायनिक गुण समान होंगे, भौतिक गुण अलग होंगे। बहुलक क्या होता है, हैवी मॉलिक्यूलर मास का हैवी मॉलिक्यूलर मास वाले यौगिक होते हैं। और आपको समावयवी किसे कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र समान हो और संरचनाएं अलग अलग होता है, उसी को समावयवी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, अब दिया हुआ है, एयर कंडीशनों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली क्या दिया हुआ है, प्रशीतक रेफ्रिजरेंट है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कल, याद होगा,
कि रेफ्रिजरेटर में, किसमें, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के रूप में या कूलेंट के रूप में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो वहां पर अमोनिया गैस लिखवाए थे। नहीं, गाड़ी उड़ी में रेफ्रिजरेटर लगा होता है आगे जो इंजन को ठंडा करता है, उसमें अमोनिया गैस का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पर एक क्वेश्चन का चर्चा किया था कि अभी गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में बेटा एयर कंडीशन में, एसी में कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है जो ठंडा हवा करता है, हवा को ठंडा करने का काम करता है या ठंडा हवा देता है, उसमें कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, वही पूछा गया है। नाइट्रोजन, फ्रियोन, हाइड्रोजन और अमोनिया। चलिए बताइएगा, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे, याद रखेंगे एकदम। ये सब चीज़ आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सब आपको मोस्टली सेलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बार बार कहता हूँ इस सेट को रट जाना, इस सेट को रट जाना, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके निकाल के आपको दिए गए हैं जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है, निम्नांकित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ का खोज, कौन से पदार्थ का खाने की वस्तुओं के परिरक्षक में प्रयोग किया जाता है? गर्मी का समय है, खाने पीने वाले वस्तु बेटा खराब होते हैं, बहुत सारे ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ठंडा में विकास करता है, बहुत सारे गर्मी में करते हैं, लेकिन गर्मी में उसकी संख्या अधिक होती है, ठंडा में उसका संख्या क्या होता है, कम होता है। तो आपसे पूछा गया है कि खाने पीने वाले पदार्थ को परिरक्षित रखने के लिए, वो खराब नहीं हो लंबा समय तक, उसके लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, वही आपसे पूछा गया है। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है खाने पीने वाले पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है साइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा दिया हुआ है सोडियम बेंजोएट और चौथा दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। फटाफट जवाब दीजिएगा, एकदम जवाब दीजिएगा, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है और सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रखा गया है इस क्वेश्चन को। एकदम सबको रट जाना है, चाट जाना है, बिल्कुल। सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगे, किसका, सोडियम बेंजोएट का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक, ऑक्सीकारक का भी काम करता है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और आपके रेड्यूसिंग एजेंट के भी काम करेंगे, दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करेगा और रेड्यूसिंग एजेंट का भी काम करेगा, दोनों का काम करने वाला कौन है वही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है HNO2, तीसरा दिया हुआ है O2 और चौथा दिया हुआ है O3। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, सोच समझकर बताइएगा, सोच समझकर बताइएगा। और ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एक बार रिपीट किया है और आगे भी संभावनाएं बनता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको अक्सर या तो इसको रिपीट करेगा और नहीं तो H2O2 को रिपीट करेगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, और नहीं तो ये ऑप्शन जो दिया गया है सो। और इसमें बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, X मान लीजिए, और यहाँ इस पर बेटा ऑक्सीजन पर -2 गुने 2 बराबर 0, तो X बराबर क्या आ गया, +4 आ गया। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, एक बच्चा मुझे बताया था कि सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में काफ़ी समस्या होता है। चलिए भाई एक बार और समझा देता हूँ, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो बेटा -2 हो जाता है, +2 हो जाता है, +4 हो जाता है और +6 हो जाता है। तो किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था अगर मिनिमम आता है, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या अगर न्यूनतम आता है, किसी भी तत्व का अगर न्यूनतम आता है, इसका मतलब बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कैसा एजेंट होगा, वह आपको अवकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अवकारक कहलाएंगे। और किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था अगर बेटा अधिकतम हो जाता है, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा हो कितना सकता है, तो सबसे अधिकतम बेटा ग्रुप संख्या के बराबर होगा।
ग्रुप संख्या के बराबर होगा। यानी वह तत्व किस ग्रुप में पाया गया है वह ग्रुप संख्या के बराबर ही अधिकतम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। 7A में आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है। सल्फर आपका 6A ग्रुप में रखा गया है। 16 नंबर में P ब्लॉक के छठा ग्रुप में है तो बेटा सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या क्या हो सकता है +6 हो सकता है। नाइट्रोजन आपको 15 नंबर ग्रुप में रखा गया है तो नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या +5 हो सकता है। याद रखिएगा कार्बन को 14 नंबर में रखा गया है तो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या +4 हो सकता है। अधिक से अधिक वही हो सकता है। तो अधिकतम जब आएगा तब ये बेटा हमेशा आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। और जो दोनों के बीच में आ जाएगा, जो दोनों के बीच में आ जाएगा, जैसे आपका +2 और +4 वाला है तो यह बेटा दोनों की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा एवं आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, दोनों की तरह ये काम करने का काम करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जाएंगे, पूछे जाते भी हैं। किसी भी साल का क्वेश्चन देख लीजिए तो इसको दिमाग में डाल लीजिएगा, एक ये आएगा और दूसरा H2O2 वाला आएगा, वो भी दोनों की तरह काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है? क्या कहता है? जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है? जल का आयनिक गुणनफल का मान क्या होगा? इससे बेटा पीएच वैल्यू आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जल को अगर तोड़ते हैं आयंस के फॉर्म में तो बेटा टूट के क्या आएगा? H+ आएगा और OH- आएगा, ये आपको आ जाएगा। अब कहता है इसका आयनिक प्रोडक्ट निकालना है तो H+ का जो सांद्रण होगा वो ले लीजिए और इसको गुना कर दीजिए। गुणनफल निकालना है, गुना कर दीजिए। OH- से गुना कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा? वही आपसे पूछा गया है। क्या आएगा? वही आपसे पूछा गया है। तो ये बेटा 10 पे पावर आपको -14 के बराबर आता है। किसके बराबर? 10 पे पावर -14 के बराबर। सभी बच्चे को जानकारी बिल्कुल होगा कि 10 पे पावर -14 कैसे आ रहा है। ठीक है, यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? एनीवन? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। मैं बार बार कहता हूं 3-4 घंटा के मशक्कत करने के बाद मैं एक एक चीज टू द पॉइंट सेलेक्टेड करके लाया हूं। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहां तक कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है? तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे बच्चे लाइक करेंगे। थैंक यू, यहां तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों को धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास रखा गया है। क्या कहता है? किसी परमाणु का, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप लोग को हो सकता है कहीं परेशानी हो रहा होगा। चलिए अब दिखाई देगा। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आपका 39 दिया गया, यानी कोई परमाणु बेटा X मान लेते हैं, मानने की चीज है, मैं मान रहा हूं। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान ऊपर में दाएं और बाएं दोनों तरफ लिखा जाता है। ये आपको 39 दिया है और इसे बेटा हम A से सूचित करते हैं। किससे? A से इंडिकेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका परमाणु संख्या आपको 19 दिया गया है। एक क्वेश्चन ऐसे आपको दिए जाएंगे, कुछ भी दे, मैं क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूं। परमाणु में वर्तमान में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, याद रखिएगा। इसमें याद क्या रखना है, ध्यान से सुनिएगा। ये सब बच्चा को पता होगा कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन, कितना न्यूट्रॉन होगा। गलती आप कहाँ करते हैं वो मैं सुधारना चाहता हूं, क्योंकि अब बेटा वो घड़ी नहीं है कि अब सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। आपसे पूछा गया है परमाणु में वर्तमान में, क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की क्रमशः, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्रमशः, यानी पहले इलेक्ट्रॉन का, फिर आपका न्यूट्रॉन का और फिर आपका प्रोटॉन का। सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं और आपसे भी होगा, परीक्षा के समय में ऐसा होना ही होना है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पूछ रहा है क्रमशः, यानी लगातार क्रमबद्ध तरीका से। तो पहले इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो पहले इलेक्ट्रॉन का ही संख्या बताएंगे।
क्रमबद्ध तरीका से पूछा गया है। पहले इलेक्ट्रॉन का बताइए, फिर न्यूट्रॉन का बताइए, और उसके बाद हमको प्रोटॉन का बताइए। आप सब जानते हैं, मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या चाहिए, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर न्यूट्रॉन और उसके बाद प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो इसको बेटा जेड से सूचित करते हैं, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन कितना है 19 गो, तो प्रोटॉन बेटा यहाँ डाल दीजिए 19 गो। इलेक्ट्रॉन कितना है 19 गो, तो यहाँ 19 को डाल दीजिए। और न्यूट्रॉन आपको निकालना होगा, तो 39 में 19 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 20 को आ जाएगा। तो 19, 20 और 19 कहीं दिया हुआ है, 19, 19, 20, 20, 20, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो मैं कुछ ना कुछ सोच कर आपके लिए क्वेश्चन को लाया था, और सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लाए गए हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत कुछ सिखाएगा। रट जाइएगा इसको, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं रटिएगा मर्जी आपकी है। 1 मोल सिल्वर में परमाणुओं की कुल संख्या कितना होगा? तो किसी भी पदार्थ का 1 मोल लिया जाए, किसी भी पदार्थ का, मैं यहाँ सिल्वर का ले रहा हूँ। आपसे अगर कोई पूछ दे, यहाँ पर बेटा दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल आपका सिल्वर दिया गया है। हो सकता था आपसे पूछता कि आपको 1 मोल जल लेना है, तो जल बेटा क्या होता है, अणु होता है। आपसे अगर पूछता कि 1 मोल किसको लेके आओ, तो 1 मोल बेटा केला लेके आओ। आपसे अगर पूछता कि 1 मोल आपका, 1 मोल क्या लेके आना है, तो 1 मोल बेटा किताब लेके आना है। क्या लेके आना है, किताब लेके आना है। और पूछेगा कि 1 मोल लेके आइए, इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा। इसका क्या मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि 1 पसेरी आलू लेके आओ, तो 1 पसेरी आलू कहने का मतलब कितना आलू, 5 केजी आलू लेके आओ। 1 पसेरी सेब लेके आओ, इसका कहने का क्या मतलब कि 5 किलो सेब लेके आओ। आपको हमने बोला कि 1 दर्जन केला लेके आइए, यानी कितना केला लेके आइएगा, 12 पीस। अब छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन पीस कितना होगा, 12 गो पीस होगा। अब आपसे हम अगर पूछते हैं और बोलते हैं कि बेटा आपको कुछ नहीं करना है, 1 ग्रॉस केला लेके आना है, 1 ग्रॉस केला लेके आइए, तो कितना केला लेके आइएगा, तो 144 पीस केला आप लेके आएंगे। तो यहाँ पर 1 मोल सिल्वर बराबर कितना, तो 6.022 गुने 10 पे पावर 23, ठीक है, 10 पे पावर 23, इतना आपको हो जाएगा। यानी 1 मोल का वैल्यू बेटा कितना होता है, इतना होता है। अब इसके बाद जो देगा ना उसको सीधा उतार देगा। जैसे 1 मोल सिल्वर है, तो सिल्वर हमारा क्या है, परमाणु है, तो कितना हो जाएगा, इतना सिल्वर परमाणु हो जाएंगे। 1 मोल जल है, तो जल हमारा क्या है, तो बेटा यौगिक है, अणु है। क्या दिया गया है, अणु दिया गया है, यौगिक है। तो यहाँ पर कितना जल के अणु हो जाएंगे, 6.022 गुने 10 पे पावर 23 H2O के अणु हो जाएंगे। यानी यहाँ पर अणु हो गया, यहाँ पर परमाणु हो गया। और यहाँ पर कितना केला हो जाएगा, 6.022 गुने 10 पे पावर 23 वो आपका क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। किताब कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए आपके क्या हो जाएंगे, 100% सही हो जाएंगे। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, नो डाउट यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, लाइक बहुत कम है, और नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा, जल्दी जल्दी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, आप देखिए, निम्न में कौन शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है, ड्राई आइस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ड्राई आइस को कहा जाता है। और एक ये भी आपका सिंगल पीस क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या है, सिंगल पीस क्वेश्चन है। ड्राई आइस आपका सिंगल पीस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ड्राई आइस भी सिंगल पीस क्वेश्चन है। निम्न में से कौन शुष्क बर्फ है, आपको दिया हुआ H2O का ठोस पदार्थ। नहीं, H2O का ठोस पदार्थ तो नॉर्मल बर्फ होता है। क्या कहता है, H2O2 का ठोस पदार्थ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ठोस पदार्थ, यानी आपको समुद्री जल लवण का ठोस पदार्थ, ये भी नॉर्मल होगा। CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आपको ड्राई आइस क्या होता है, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस पदार्थ होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस पदार्थ आपको ड्राई आइस होता है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब सिंगल पीस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध बॉन्ड रखने वाले हाइड्रोजन का नाम क्या है।
कार्बन परमाणु के बीच सिंगल, डबल और ट्रिपल। और जानते होंगे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन 10वां वाला इंटर वाला में मैक्सिमम ऑर्गेनिक का ज्ञान बउआ की तरह होता है, इसीलिए क्वेश्चन भी बउआ की तरह पूछता है। और उसमें सबसे छोटा बउआ जो होता है जिसका शुरुआत आपको ऑर्गेनिक का अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से होता है। तो ये क्वेश्चन आपको मोस्टली रिपीट करेगा कि किस में सिंगल बॉन्ड होंगे, किस में डबल बॉन्ड होंगे, किस में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, उसका नाम क्या होगा, उसके रासायनिक सूत्र क्या होंगे, इसको हमेशा कंठस्थ करके रखिएगा। तो यहाँ पर बेटा अल्केन है तो इसका हो जाएगा CnH2n+2 और इसमें मात्र आपको सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंधन पाए जाएंगे। तो ये हुआ, ये नहीं हुआ। आपका दूसरा दिया हुआ है अल्कीन, इसका रासायनिक सूत्र पूछता है CnH2n होगा और इसमें बेटा द्वैक बंधन पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, चाहे एगो पाया जाए या अनगिनत पाया जाए लेकिन डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और तीसरा आपका अल्काइन दिया हुआ है, इसका केमिकल फार्मूला होता है CnH2n-2 रासायनिक सूत्र और इसमें बेटा आपको ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसे बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी त्रयक बंधन आपको पाया जाता है, नो डाउट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन आपके सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऐसे आपके एक क्वेश्चन होंगे, तो बेटा एकदम दिमाग में डालते चलिए, मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को बता रहा हूं, आप लोग बिल्कुल समझते रहेंगे। आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है फॉर्मूला संबंधी। क्या कहता है, किसी तत्व के एम सेल में, अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, एम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा। ऐसे भी परमाणु संख्या से क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। अब क्वेश्चन कई एक तरीका से आएगा, आपको दे सकता है कि किसी तत्व का एटॉमिक नंबर बेटा 50 है और पूछेगा कि इसमें न्यूट्रॉन का संख्या आपको 30 है, तो पूछेगा इसका परमाणु संख्या क्या है। मतलब नहीं है कौन तत्व का होगा, आपको दे दिया कि एटॉमिक मास 50 है और न्यूट्रॉन का संख्या 30 है, तो आपसे पूछेगा इसका परमाणु संख्या कितना होगा। तो सर ने बताया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो आपको ये प्रोटॉन के संख्या के बराबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख देंगे, यानी आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका 50 दिया हुआ है, 50 में 30 को घटा दीजिएगा 20 आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैं उसका चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर बेटा आपके पास क्या है क्वेश्चन, एम सेल में। तो पहले सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सेल को लिखा जाता है KLMNOP ऐसे करके लिखा जाता है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा याद कीजिए सिद्धांत को, किसका, तो पॉलीज अपवाह के सिद्धांत को याद कीजिए। अपवाह ने बताया था, क्या बताया था, कि पहले किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाता है जिसका ऊर्जा स्तर कम होता है और सबसे कम ऊर्जा वाला के होता है। ये जब पूर्ण रूपेण भर जाता है तब जाके उससे अधिक ऊर्जाएं वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। वो भी अगर पूर्ण रूपेण भर जाता है तब उससे अधिक ऊर्जाएं वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है। ऐसा अपवाह ने आप लोग को समझा के चला गया, मैं उसको रिपीट करता हूं। के में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर जाएगा, एल में कितना 8 गो इलेक्ट्रॉन, ये भी पूरा भरेगा तब जाके एम में जाएगा। यानी एम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पूछ रहा है इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे भाई कितने आ गए, पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 2 गो, यानी 12 गो इलेक्ट्रॉन आ गया। और किसी भी तत्व में अगर वो सामान्य अवस्था में पाया जाता है तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यानी इसमें अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन की भी संख्या कितना होगा, 12 ही होगा। इसका मतलब इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए फटाफट टिक कीजिए। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मैं बार बार कहता हूं भाई, मैं इतना कुछ बता जाऊंगा कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे हमारे बच्चे से छूटना नहीं चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 200 मिली विलियन में 6.84 ग्राम सुक्रोज मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, सुक्रोज। आणविक भार आपको दे दिया है, नहीं देता तो सुक्रोज का बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, C12 होता है
H22 होता है, O11 होता है। इससे निकाल लेते, क्या करते, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुने 12 कर देंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 गो हाइड्रोजन है तो 1 गुने 22 कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 11 गो ऑक्सीजन है, 16 कर देंगे। टोटल जोड़ जाड़ दीजिएगा 342 आएगा। अगर नहीं देता तब, दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मास दिया गया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में बेटा, क्या दिया गया है ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में आपके मास दिए गए हैं कितना, 6.84 ग्राम दिया गया है। और क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है कितना, तो 200 ml आपको वॉल्यूम दिया गया है। ये सब आपको दिए गए। आपसे पूछ क्या रहा है तो इसका मोलरता क्या होता है, तो मोलरता मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, यानी विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में पाया जाता है उसे ही मोलरता कहते हैं। विलय के मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलियन में पाया जाता है उसे ही मोलरता कहा जाता है। जिसे किससे सूचित करते हैं, कैपिटल M से सूचित करते हैं। तो M बराबर क्या होगा, N से मोल को सूचित किया जाता है, किसका मोल, तो विलय के नंबर ऑफ मोल्स की संख्या, और बटा क्या हो जाएगा, तो बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, तो विलियन का वॉल्यूम किस में लेंगे, तो विलियन का वॉल्यूम आपको बेटा लीटर में लेना है। किस में लेना है, लीटर में। अब विलय का नंबर ऑफ मोल का क्या फार्मूला होता है, दिया गया भार अब बटा अनुभार। तो दिया गया भार कितना है, तो 6.84, 6.84 दिया गया भार है। अनुभार कितना है भाई, यहाँ पर निकाले हैं और दिया भी है कितना, तो 342 आपको अनुभार दिया गया है। तो दिया गया भार को अनुभार से भाग दे दीजिएगा तो विलय के मोलों का संख्या पता चल जाएगा। और विलियन आपका कितना है, तो 200 ml, 200 ml यानी मिलीलीटर में है, लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करना होगा, भाग दे देना होगा, बात खत्म है। अब बेटा इसको उड़ा दीजिए, यहाँ पर 100 लिख दीजिए। अब इसको काटिएगा तो ये 2 बार में आपका कट जाएगा। यहाँ से काटिए तो आपका ये 2 शून्य 2 शून्य से कट गया। अब आपको क्या करना है, इस 2 से बेटा ये 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, यानी 0.1 m आ जाएगा। इतना मोल पर लीटर, 0.1 m इतना मोल पर लीटर आपको आ गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन सांद्रण पद से मोलेलिटी का और मोलालिटी का, मोलरता का और मोललता का, ये क्वेश्चन आएगा। तुल्यांकी भार से क्वेश्चन आएगा, जो भी आएगा मैं सब टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन। तो बेटा नए नए जो बच्चे हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि शारदा क्लासेज आपको बेटा लाइव क्लास 4 टाइम दे रहा है। 7 बजे केमिस्ट्री का, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, 7 बजे फिजिक्स, और प्लस बेटा इस टाइम में रिवीजन करवाते हैं। और वहाँ पर आपको 2 आवर्स प्लस का सेट होता है, 2 घंटा प्लस का सेट होता है। और 4 बजे के टाइम में जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का एक साथ आपको सेट लाया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। एक ही साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ। इन सभी लेक्चर का PDF, नोट्स, साप्ताहिक नहीं 15 टेस्ट मैं अनाउंस कर रखा हूँ, वो लूँगा, और DPP, ये सारी सुविधाएं आपको हम कहाँ अवेलेबल करवाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01। और सबसे बड़ी चीज़ है, और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि शारदा क्लासेज बेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा है। सारे चैप्टर के नोट्स दे रहे हैं बच्चे को। इतना ही नहीं, PDF आपको बच्चे को दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में। 2000 गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन दे रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ा रहे हैं। ऐसा पैसा लेके भी यूट्यूब पर आज तक किसी ने नहीं किया होगा। वो शारदा क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करने जा रहा है। तो आप सारे बच्चे, जो नए बच्चे होंगे, फटाफट बेटा ज्वाइन करेंगे, और आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके बच्चे को, इसीलिए सुविधा बच्चों में दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। 23 तारीख को एग्जाम है रे, अभी हम बताएं। हैबर प्रक्रम, 2-3 प्रक्रम का चर्चा आपको मुख्य रूप से आएगा। हैबर प्रक्रम यानी अमोनिया बनाने का 2-3 प्रक्रम आप लोग को मुख्य रूप से पूछता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैबर विधि पूछता है, जिससे अमोनिया को बनाया जाता है। याद रखिएगा, हैबर प्रोसेस में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो उत्प्रेरक कौन सा उपयोग किया जाएगा, बहुत आसान है, मैं अभी समझा देता हूं। क्या दिया हुआ है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या दिया हुआ है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। मोलिबेडियम मिश्रित विथ आयरन यानी MO+Fe, मोलिबेडियम आपको जो लोहा के साथ मिला हो, ये आपका दिया गया। तीसरा कहता है मैग्नीज
डाइऑक्साइड यानी MnO2, MnO2, ठीक है। और चौथा दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, AgNO3, ये आपके दिए गए। ये चार में से किसका इस्तेमाल किया जाएगा वही आपको बताना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। प्रकाश कुमार चौहान, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं बार बार कहता हूं। कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी बताइएगा, कौन सा ऑप्शन होगा? सारे बच्चे जवाब देंगे, जल्दी जवाब दो भाई। क्वेश्चन 100 है हमारे पास, 100 क्वेश्चन है और तुम लोग 8 बजे के बाद फरफराने लगता है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब 8 बजे क्लास बंद कर देंगे, जो इतना क्वेश्चन होगा 8 बजे करके बंद कर देंगे। हम मेहनत करके लाते हैं कि चलो भाई अब कम समय है, जो भी हो बच्चे हमारे गड़बड़ ना हो। अब देखो क्या होता है हैबर प्रोसेस में बेटा, नाइट्रोजन गैस जो होता है वह आपको हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है और इसमें आपको लोहा उत्प्रेरक के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में लोहा पाया जाता है। और मोलिब्डेनम जो होता है वह आपको उत्साहक होता है। क्या होता है? उत्साहक होता है या ऊर्ध्ववर्धक होता है, जो लोहा के क्षमता को बढ़ाता है, कैटेलिस्ट के पावर को बढ़ा देता है। जो उत्प्रेरक होता है ना, प्रोमोटर आपका ये है और कैटेलिस्ट आपका ये है। और गर्म कहाँ तक करते हैं? तो 250 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। लगभग 400 साढ़े 400 तक गर्म करते हैं, तब आपको क्या मिल जाता है? अमोनिया गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। बैलेंस कर दीजिए फटाफट, यही आपसे पूछा जाता है। 2 यहाँ लगा दो, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 हो गया, 3 यहाँ लगा दो। तो ये आपका हैबर प्रोसेस में होता है। चलिए आपके पास क्या पूछा गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है विघटन से एक क्वेश्चन रहेगा, विघटन से एक क्वेश्चन रहेगा। मैं बार बार कहता हूं सारे टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूं। रेडियो एक्टिव विघटन नाभिक एक बार में उत्सर्जित कर सकता है, यानी रेडियो एक्टिव विघटन जब होगा तो कोई भी नाभिक एक बार में क्या उत्सर्जित करेगा? अल्फा, बीटा और गामा, तीनों प्रकार के किरण को उत्सर्जित कर सकता है। तीनों प्रकार के किरण को उत्सर्जित करेगा, अल्फा को करेगा, बीटा को करेगा और गामा को करेगा, तीनों तरह का कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, ध्यान से देखिएगा। उत्सर्जन कैसे होगा उससे भी क्वेश्चन आपको दिया गया। क्या कहता है? आयरन ट्राइक्लोराइड, क्या दिया हुआ है? आयरन ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा दिमाग लगाने वाले होते हैं। FeCl3 को H2SO के साथ और X के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो FeCl2 बनता है, H2SO4 बनता है और HCl आपको बन जाता है। अब देखिए रिएक्टेंट में क्या है? लोहा है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। लोहा, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद आपको X दिया गया। यहाँ पर क्या है? तो लोहा है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और उसके बाद एगो चीज आपका बढ़ गया है। क्या? सल्फर बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? सल्फर आपको बढ़ गया है। अब आपसे पूछ रहा है X के जगह पर लेंगे क्या? तो यहाँ पर दिया हुआ है केवल सल्फर, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पर बेटा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर बेटा जब रिएक्शन करवाइएगा तो आपको यहाँ पर बैलेंस करना होगा। यहाँ पर जब देखिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको लेना होगा। कैसे चेक करेंगे? आप सोच रहे हो कि सर इसी को काहे डाल दिए हैं, समझाता हूँ। ध्यान से देखो, इस सब को अगर बैलेंस करोगे ना, संतुलित करोगे ना, बैलेंस करोगे तो आपको सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन नजर आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। संतुलित कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड आपके सही हो जाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन को मैं पढ़ा रखा हूँ। अब देखिए बीटा इमिशन में क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। एक चीज तो बता दिया कि अल्फा, बीटा, गामा निकलेगा, कौन निकलेगा तो क्या घटना घटेगा सब यहां पर मैं समझाऊंगा। क्या दिया हुआ है आपके पास? आपके पास बेटा दिया है कि थोरियम आपका कोई तत्व है जिसका परमाणु संख्या 90 दिया गया है और परमाणु भार आपको 234 दिया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में कह रहा है। अब कहता है कि यहाँ से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है, यहाँ से एक बीटा कण आपको बाहर निकल रहा है। जब एक बीटा कण बाहर निकलेगा तो परमाणु भार में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होगा। बन क्या जाएगा? तो आपको पैलेडियम का निर्माण होगा। 234 था, 234 ही रहेगा। परमाणु संख्या में आपका परिवर्तन होगा
और परमाणु संख्या में परिवर्तन होके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगा। जब बीटा का निर्माण होता है तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ता है, परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बन गया और एक बीटा कण यहाँ पर बनेगा और यहाँ से लार्ज अमाउंट में क्या निकलेगा, ऊर्जा आपको बाहर निकलेगा। चलिए ये तो बेटा बीटा कण का कहानी रहा। अगर मान लो इससे हम अल्फा कण निकालते हैं, कौन सा कण निकालते हैं, अल्फा कण, क्योंकि क्वेश्चन यही लाया हूँ, अल्फा का कहानी आगे नहीं लाया हूँ। अब मान लीजिए कि थोरियम ही दिया गया है, ये बेटा 90 है और ये आपको 234 दिया गया है। यहाँ से मैं अगर एक अल्फा कण निकाल देता हूँ तो एक अल्फा कण, बीटा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, अल्फा हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो निकालिएगा तो यहाँ पर ये जो दिया गया है ये आपका 2 से घट जाएगा। कितना से घट जाएगा, 2 की 4 से घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पीए ही बनेगा और यहाँ पर 234 था तो 234 से 30 हो जाएगा। एटॉमिक मास आपको 4 से घट जाएगा और एटॉमिक नंबर जो है वह आपको 2 से घट जाएगा और हो कितना जाएगा, तो 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 88 हो जाएगा। अब पीए बनेगा, क्या बनेगा ये आपको अभी डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्स कोई तत्व बन जाएगा और यहाँ पर आपको कण जो निकलेगा अल्फा निकलेगा और यहाँ पर भी लार्ज अमाउंट में आपको ऊर्जा प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, थोरियम से बीटा कण निकाले तो पैलेडियम बना, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन आपके सही हो गए। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे और इसलिए आएंगे परीक्षा में तो सारे बच्चे रेडी रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, हाँ तुल्यांकी भार का एक क्वेश्चन आएगा। CaSO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो आपको तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो तुल्यांकी भार जो इक्विवेलेंट वेट होता है वह बेटा आणविक भार किसके बराबर, तो आणविक भार अब बट्टा में कौन सा हो जाएगा, आणविक भार आ बट्टा में बेटा संयोजकता। ये आपको याद होना चाहिए। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो भाई अच्छी बात है, हो गया कहानी खत्म। अब आपको क्या दिया हुआ है, कैल्शियम सल्फेट का क्या पूछ रहा है भाई, तो कैल्शियम सल्फेट का आपसे पूछा गया है तुल्यांकी भार। तो कैल्शियम सल्फेट का मास निकालिए, तो पहले इसका आणविक भार निकाल लीजिए CaSO4 का। तो कैल्शियम का कितना होगा 40, सल्फर का कितना होगा 32 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 4 गो है तो 16 गुने 4 कर दीजिएगा। तो 64 आ 40, 64 आ 40 कितना होगा 104 आ 32 यानी 136 आ जाएगा। 136 ग्राम आ गया। कितना आ गया, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा 136 ग्राम। ठीक है, अब संयोजकता निकालो तो क्या होगा, CaSO4 को बेटा तोड़ दो, आयंस में तोड़िएगा तो Ca2+ आ जाएगा और SO4 माइनस आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। इसका मतलब इसका संयोजकता जो हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, तो 58 आ जाएगा। यानी कौन सा 58 कहते हैं, 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके क्या दिया गया है, इससे भी क्वेश्चन ये कहीं एक बार आया है, हो सकता है आगरा का ताजमहल न दे। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अयोध्या का राम मंदिर, पूछेगा कि अयोध्या में राम मंदिर का रंग के कारण परिवर्तन हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर का रंग किसके कारण परिवर्तन हो रहा है, जैसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि आगरा के ताजमहल का रंग किसके कारण परिवर्तित हो रहा है। पूप दिया हुआ है, अम्ल वर्षा है, चूना है, संक्षारण है, कौन सा होगा, अम्ल वर्षा के कारण। किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण। तो ऐसे आपको रंग डेविएट का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शब्दों पर पूछा जाता है। क्या कहता है, प्रति अम्ल, क्या कहता है, प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको प्रयोग में लाया जाता है, आप लोग पहले जवाब दीजिए फिर मैं बाद में जवाब दूंगा। शरीर में दर्द, अम्लीयता, क्षारीयता और सिरदर्द दिया हुआ है। प्रति अम्ल को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, सिर दर्द और शरीर का दर्द नहीं होगा। चलिए ये दोनों को हटा दीजिए, सरदर्दी आपका खत्म हो गया। अब आपको दोनों में से बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही जवाब देते हैं।
फटाफट जवाब दीजिएगा। देखो सब बच्चा गलती किया ना, इसीलिए कहते हैं आप पढ़ता है नहीं, पढ़ता है नहीं और सब गलती किए जा रहा है। क्या लिखा हुआ है? अम्ल को हटाने के लिए, अम्लीयता कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ध्यान से सुनो, अम्लीयता कम करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? अम्लीयता को कम करने के लिए क्षार का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? क्षार का इस्तेमाल किया जाएगा। और क्षार को कम करने के लिए, क्षारीयता को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? क्षारीयता को कम करने के लिए अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अम्ल का करेंगे। आपसे पूछा क्या गया है? प्रति अम्ल, यानी प्रति अम्ल कहने का मतलब क्या है? आपसे पूछा गया है प्रति अम्ल, तो प्रति अम्ल कहने का मतलब क्या है? प्रति अम्ल यानी अम्ल का उल्टा। तो अम्ल का उल्टा क्या हो गया रे भाई? क्षार हो गया। तो क्षार से क्या हो गया? क्षारीयता हो गया। और क्षारीयता को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। किसका? अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर प्रति अम्ल के जगह पर ऐसा अगर दे देता प्रति क्षार को हटाने के लिए किसका, तो प्रति जब लगा होगा तो उल्टा होता है। तो उल्टा, उल्टा का उल्टा फिर उलट जाइएगा तो उल्टा हो जाइएगा। जैसे हम ऐसे सोए हुए हैं, एक करवट लिए दाहिने से बाएं करवट हुए, और बाएं करवट के बाद अगर फिर करवट लेंगे ना तो दाहिना ही करवट आएगा। करवट दूगो है, तो हम सोए हुए हैं दाहिने करवट, बाएं करवट हो जाएंगे और फिर उसके बाद उल्ट किधरों पलट जाए, इधर पलटेंगे तब भी दाहिना हो जाएगा और फिर उधर ही पलट जाएंगे तब भी दाहिना हो जाएगा। तो यहाँ अम्ल और क्षार है, तो अम्ल का उल्टा क्षार और क्षार का उल्टा चलेंगे तो फिर अम्ल ही आ जाएगा। तो अम्ल के उल्टा का उल्टा पूछ रहा है, तो अम्ल के उल्टा का, अम्ल का उल्टा क्षार और फिर उसको उलट देंगे तो अम्ल ही आ जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है। तो यहाँ तक बेटा बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। तो सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देख पा रहा हूँ 3-4 बच्चे बेटा नए नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्या कहता है कि दंत मंजन में उपस्थित रासायनिक यौगिक होता है। दांत धोने वाला जो मंजन होता है उसमें किस यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? एक ही क्वेश्चन कई एक बार पूछा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा? जल्दी बताइएगा। कौन सा ऑप्शन है? पहला दिया हुआ है क्षारीय CA3PO4 दूसरा है अम्लीय CA3PO4 तीसरा है क्षारीय CaHCO3 और चौथा है लवण CA3P2। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। दांत धोने वाला दंत मंजन जो होता है, दांत धोने वाला दंत मंजन जो होता है उसमें बेटा कौन सा रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, वही आपसे पूछे गए हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? तो क्षारीय CA3PO4 का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे, नारंगी में, सेब में, नींबू में चींटी के काटने से आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? उसमें जो आपको एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी वो डंक मारेगा, बिढ़नी काटेगा, भौरा काटेगा, चींटी काटेगा, मच्छर काटेगा, तो वो सब जो रासायनिक पदार्थ आपके शरीर में छोड़ेगा उसका पीएच का मान क्या होगा? नारंगी के रस का पीएच का मान क्या होगा? यही आपसे पूछा गया है। नारंगी के रस का पीएच का मान क्या होगा? 2 से 2.35, 3.12 से 3.33, 3 से 3.75 और 3.3 से 4.15 आपको दिया गया है। ये ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। सारे बच्चे जवाब देंगे। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बेटा डी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। 3.1 से 4.15। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, पाचन में मदद करने वाला अम्ल है। ये भी आपको कई एक बार पूछा है क्वेश्चन। अमाशय करके क्वेश्चन पूछता है, अमाशय का पीएच मान क्या होता है? सुना है क्वेश्चन, अमाशय का पीएच मान क्या होता है? तो अमाशय वह पदार्थ होता है जिसे हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है। हमारे पेट के द्वारा अमाशय का प्रोडक्शन होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। मैंने क्वेश्चन करवाया है, पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन है जो खाना पचाने में मदद करता है? पहला दिया हुआ है अमीनो एसिड। कौन सा एसिड?
अमीनो एसिड, दूसरा आपको दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है एसेटिक एसिड और चौथा है साइट्रिक एसिड। फटाफट जवाब दीजिएगा, एकदम याद रखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा पेट भी इसको प्रोड्यूस करता है। चलिए, पेट के इंटरनल वाल से प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलता है। किसी भी धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में ले आइए तो कौन सा गैस निकलेगा। तो बेटा धातु है, मान लो मैं मान लेता हूँ मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संपर्क में ले आए तो क्या बना लिया, तो बना लेगा बेटा MgCl2 बना लेगा, और यहाँ से जो गैस निकलेगा वो आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कहीं एक बार पूछा है ये क्वेश्चन, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। मैग्नीशियम को बेटा क्या कीजिएगा, तो क्षार के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, NaOH के साथ करवाइएगा अभिक्रिया। किसके साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दीजिएगा मैग्नीशियम का। तो आपका NaOH क्या ले ले, क्षार में दूसरा कोई ले लेते हैं। अगर NaOH के साथ भी अभिक्रिया करवाइएगा तो क्या बनेगा, MgOH और सोडियम बाहर निकलेगा। नहीं, आपसे पूछा क्या गया है, जब धातु को अम्ल या क्षार के संपर्क में लाने पर गैस निकलता है तो यहाँ पर भी बेटा कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। दोनों में आपको कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। कौन सा गैस, तो दोनों केस में आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेंगे। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, में खाली स्थान दिया गया है, में उच्च तन्यता पाई जाती है। तन्यता एक गुण होता है, किसी भी धातु का बेटा एक गुण होता है। डक्टिबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी आपका एक गुण होता है। डक्टिलिटी एक गुण होता है जिससे धातु को गलाकर तार के रूप में बदला जाता है। तो आपसे पूछा गया है तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाएगा, सोडियम में नहीं, आयरन में नहीं, कॉपर में, हाँ इसमें सही, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कहता है कि आप देखिएगा तो सोना का पतला से पतला, देखते हो ना ज्वेलरी सब कितना रहता है, 10-10 ग्राम 5-5 ग्राम 2-2 ग्राम का इतना बड़ा बड़ा तार बनाकर कान नाक में पहनता है। तो तन्यता का गुण आपको सोना में ज़्यादा पाया जाता है। तन्यता का गुण आपको किस में पाया जाता है, सोना में बेटा बहुत पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आपको इसमें सोना में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या रखा गया है, क्वेश्चन कहता है वह धातु जो अपने मूल रूप में पाया जाता है, यानी अकेले पाए जाने वाले धातु कौन होंगे। मुख्य रूप से जितने भी धातु होते हैं या तत्व होते हैं, हमारे प्रकृति में बहुत कम ऐसे तत्व हैं जो अकेले पाए जाते हैं, नहीं तो किसी न किसी के साथ वह उपस्थित रहता है, मिक्स्ड फॉर्म में रहता है, उसमें अशुद्धि या दूसरा कुछ आपको मिला हुआ रहता है। अब आपको दिया गया है प्लेटिनम, कॉपर, आयरन और सिल्वर। मुक्त अवस्था में कौन होगा, लोहा, चांदी, प्लेटिनम ये सब होता है, लेकिन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर, तो सिल्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है, क्वेश्चन कहता है जब पीतल को लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है, पीतल यानी कॉपर को बेटा लंबे समय के लिए वायु के संपर्क में रखा जाता है तो आपका क्या बनेगा, वही आपसे पूछा गया। तो उसका रंग किस कारण हरा हो जाता है, यानी पीतल को लंबे समय तक हवा के संपर्क में अगर रखा जाता है तो उसका रंग बेटा हरा हो जाता है। किस रंग में बदल जाता है, हरा रंग में बदल जाता है। वह किसके कारण बनता है, वही आपसे पूछा गया। कहता है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है, कॉपर सल्फेट बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, या कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। फटाफट जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। लगभग मैं आपको 70 क्वेश्चन बता चुका हूं, 70 क्वेश्चन आपका हो चुका है, 30 क्वेश्चन बेटा अभी और बचा हुआ है, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाऊंगा। चलिए जल्दी आगे बढ़ा जाए। सब चीज़ मिलेगा, पढ़ाई पर ध्यान दो, PDF सब मिलेगा, सब समय से मिलेगा। अभी पढ़ने का समय है, पढ़ लो। किसका निर्माण करेगा, तो बेटा कॉपर कार्बोनेट का निर्माण करेगा। ऑक्सीजन तो होता ही है हमारे एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, मोनोऑक्साइड भी, तो किसका निर्माण कर लेगा, कॉपर आपको कॉपर कार्बोनेट का निर्माण कर लेगा, जिससे उसका रंग क्या हो जाएगा, तो उसका रंग बेटा आपको हरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से तरल अधातु है, एक क्वेश्चन इससे रहेगा, मैं सारा कहानी आपको समझा देता हूँ। निम्नलिखित में से तरल अधातु है, तो धातु आपको तरल अवस्था में जो पाया जाता है रूम के तापमान पर, वह आपको धातु जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, वह आपके मरकरी हो जाते हैं।
और अधातु, और अधातु जो आपको द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसकी भी संख्या 1 है और वह आपका ब्रोमीन हो जाता है। कौन सा होगा? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो आपको रूम के तापमान पर, सामान्य ताप पर आपको किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या रखा गया है? क्वेश्चन कहता है कार्बन का अपर रूप जिसका उच्च गलनांक होता है। तो कार्बन के अपर रूप मुख्य रूप से 3 गो होते हैं। एक आपका क्या होता है? ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड और तीसरा आपको बक फ्लोरिसेंस होता है। बक फ्लोरिसेंस यानी 3 होता है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होगा? तो सब पेंसिल का जो लिखने वाला आता है वो तो इतना मुलायम रहता है, हाथ से तोड़ देता है, जिससे पेंसिल से लिखा जाता है, नहीं, वो ग्रेफाइट का बना होता है। सबसे हार्ड कौन होता है? तो सबसे हार्ड बेटा डायमंड होगा। डायमंड आपके क्या हो जाएंगे? सबसे ज़्यादा कठोर हो जाएगा। और कार्बन का अपर रूप भी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन कहता है वह यौगिक जो जलने पर एक धूमिल ज्वाला देता है। तो धूमिल ज्वाला कौन देगा? तो बेटा जितना भी संतृप्त होगा, संतृप्त पदार्थ जो होंगे, यानी जो संतृप्त यानी शुद्ध पदार्थ होगा, वह जलने पर धुआं को नहीं देगा। जैसे पेट्रोल को सिंपली जला दीजिए, धुआं नहीं देगा। इंजन में खराबी होता है तब धुआं देता है। डीजल को जलाइएगा, धुआं नहीं देगा। किरासन को जलाइएगा, धुआं नहीं देगा। हाइड्रोजन गैस को जलाइएगा, धुआं नहीं देगा। सीएनजी गैस को जलाइएगा, धुआं नहीं देगा। एलपीजी गैस को जलाइएगा, धुआं नहीं देगा। लकड़ी को जलाइएगा, धुआं देगा। प्लास्टिक को जलाइएगा, धुआं देगा। खरपतवार को जलाइएगा, धुआं देगा। गोईठा को जलाइएगा, धुआं देगा। तो आपको जो असंतृप्त होगा, तो यहाँ पर मीथेन, प्रोपेन और आपको क्या दिए गए हैं? मीथेन, प्रोपेन और आपके क्या दिए गए हैं? तो यहाँ पर ये दोनों, तो ये दोनों तो बेटा अल्केन ग्रुप का है। तो अल्केन ग्रुप का जो दिया गया है, तो अल्केन ग्रुप का संतृप्त होता है। इसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड। और जिसमें डबल और ट्रिपल होगा वो दोनों असंतृप्त होगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा तो C आपका C2H6 दिया गया। C2H6 यानी ये भी आपका क्या है? ये तीनों का तीनों, ये तीनों का तीनों आपको क्या है? अल्केन ग्रुप का है। यहाँ पर मीथेन है, यहाँ पर प्रोपेन है और यहाँ पर इथेन है। ये तीनों संतृप्त है। और इसको जब देखिएगा तो यह बेटा असंतृप्त है। ये क्या दिया हुआ है? असंतृप्त है। यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये जब जलेगा तो आपको धुआं धक्कर देगा ही देगा। कौन देगा? तो धुआं धक्कर देने का काम करेगा। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन सेलेक्टेड होता है, बराबर पूछे जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन इसका भी चर्चा किया। चलिए बैक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास, ये भी कहीं एक बार रिपीट किया है। क्या कहता है? निकोल उत्प्रेरक, निकोल नहीं, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अम्लीय अल्कीन में हाइड्रोजन मिलाना। तो मैंने आपको बताया था अल्कीन जो है, अल्कीन आप याद करो, यही कहानी आपको अडानी इस्तेमाल किया। अल्कीन आपको दिया हुआ है, यानी बेटा CH2 डबल बॉन्ड आपको CH2 दिया हुआ है और इसको हाइड्रोजेनेशन करवाना है। क्या करवाना है? हाइड्रोजेनेशन, यानी हाइड्रोजन को जोड़ना है इसमें। और जोड़ने के बाद यहाँ पर कैटेलिस्ट निकल का इस्तेमाल करेंगे तो यह किस में बदल जाएगा? CH3 में। तो ये आपका असंतृप्त था, यानी आपका असंतृप्त था। जैसे डालडा है तो डालडा को फॉर्चून में कैसे बदला जाएगा? तो डालडा का पदार्थ इधर लेंगे, हाइड्रोजेनेशन करवा देंगे, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वो आपका फॉर्चून यानी शुद्ध रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कई एक बार पूछा है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अल्कीन में हाइड्रोजेनेशन करवाएंगे तो हाइड्रोजेनेशन में क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का जुड़ना बेटा अवकरण कहलाता है, यानी अपचयन की क्रिया होगा। कौन सा क्रिया हो जाएगा? अपचयन का क्रिया हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन आपके पास क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है विकृत परिशोषित स्पिरिट, विकृत परिशोषित स्पिरिट में उपस्थिति विषैले जैविक यौगिक होते हैं। क्या दिया हुआ है? विकृत परिशोषित आपका स्पिरिट दिया हुआ है, नहीं, इसी की मदद से बेटा आपको पेट्रोल डीजल में इम्प्यूरिटीज के फॉर्म में अशुद्ध तत्व के रूप में इसको मिलाया जाता है। क्या कहता है? विकृत परिशोषित स्पिरिट में उपस्थित विषैले पदार्थ कौन पाए जाते हैं? तो बेटा इथाइल अल्कोहल विषैला पदार्थ नहीं होता है, याद रखिएगा। ये आपको होता है, उतना विषैला नहीं होता है कि अल्कोहल में तो पाया जाता है, खा के समर जाता है क्या? सब दवा में पाया जाता है। और
और दूसरा दिया हुआ है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बेटा जहर होता है, मिथाइल अल्कोहल जहर होता है। शराब में भी मिथाइल अल्कोहल की ही मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पीने के बाद लोग अंधा हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, शराब में कौन से यौगिक को मिला दिया जाए ताकि उसको पीने के बाद लोग अंधे हो जाते हैं, तो मिथाइल अल्कोहल होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, ऐसे केमिकल रिएक्शन से भी क्वेश्चन आपको होंगे। CH3COOH यानी क्या दिया हुआ है, तो एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड है या इथेनोइक एसिड है। C2H5OH और किसके उपस्थिति में, X के उपस्थिति में आपको ये बना लेता है। पूछता है X क्या है, तो अब बेटा यहाँ पर ये एसिड है, यहाँ पर ये अल्कोहल है। आप दोनों का रिएक्शन करवाइएगा तो यहाँ पर X जो है वह कोई अम्लीय पदार्थ को लेते हैं। तो ऐसे भी रिएक्शन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपका H2SO4, H2SO4 को क्यों लिया गया है, क्योंकि इसका माध्यम, जिस माध्यम में यह अभिक्रिया हो वो अभिक्रिया बेटा कैसा हो, अम्लीय माध्यम उत्पन्न करके रखे, इसीलिए H2SO4 को लिया गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए देखो, रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग नहीं लिया है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। इधर भी देखो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ नहीं है आपका, इसका कोई सल्फर कहीं है नहीं है। यानी अम्लीय माध्यम में ये रिएक्शन आपको तेजी से होता है, इसीलिए रखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये भी आपको ब्लीचिंग एक्शन से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कहीं एक बार पूछा है। SO2 का रिएक्शन Cl2 के साथ करवाएंगे तो कार्बोनाइल क्लोराइड बन जाएगा, क्या, सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी SO2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, SO2Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है, एनीवन? 5 मिनट का समय और चाहता हूँ, 5 मिनट का समय चाहता हूँ। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। 3-4 बच्चे बेटा नए नए दिखाई दे रहे हैं, तो नए नए जो बच्चे हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे बच्चे बेटा एक बार देख लेंगे लाइक किए हैं या नहीं किए हैं, एक बार सारे बच्चे हमारे देख लेंगे लाइक किए हैं या नहीं किए हैं। 3-4 बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है नया नया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट बेटा कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, कहता है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। किसका करेंगे, तो अमोनिया बेटा इसके साथ अभिक्रिया कर जाएगा, नहीं करेंगे। शुष्क करना है यानी सुखाना है। अब मान लो हड्डी को जोड़ना है और कोई ऐसा चीज़ इस पर इस्तेमाल करो कि हाथे गल जाए, तो ऐसा काम कोई करेगा? गए थे जान बचाने, आग लगा देगा शरीर में, आगे तो कुछ विकलांग होकर जिंदा रहेगा ना। तो यहाँ पर कहता है अमोनिया को सुखाना है। शुष्क करना मतलब सुखाना है उसको, उससे वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर करना है। तो इसके साथ भी रिएक्शन, इसके साथ, ये तीनों के साथ अमोनिया अभिक्रिया कर जाएगा। किसके साथ नहीं करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अमोनिया को रिएक्शन करवाइएगा, तो अमोनिया में उपस्थित वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा और अमोनिया आपका शुष्क बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या रखा गया है, कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है। तो एक क्वेश्चन आपको अयस्क के फॉर्मूला से आएंगे। मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, आपको अयस्क का फॉर्मूला याद रखना होगा। सल्फाइड ओर, हैलाइड ओर, कार्बोनेट ओर, जितने भी ओर होते हैं, ऑक्साइड ओर, 5-6 तरह के ओर होते हैं। वैसे मैं जो आपका दूंगा सेट, जिसमें उसमें आपको कुछ ओर का कहानी होगा, कुछ केमिकल फार्मूला का कहानी होगा, ये सब आपको होगा VVI में, पढ़ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यानी कौन सा हो जाएगा, CuFe, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कॉपर का ओर। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या था, CuFe, इसको चाल्को पाइराइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बनता है। तो क्या किया यहाँ पर, एल्युमिनियम लोहा को हटा दिया, एल्युमिनियम लोहा को ऑक्साइड, यानी लोहा जो ऑक्साइड के रूप में पाया गया था उसको एल्युमिनियम हटाकर बाहर भेज दिया। तो कैसा अभिक्रिया हुआ, तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ। कैसा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया होगा। किसको विस्थापित कर दिया, तो एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर दिया। एल्युमिनियम लोहा को विस्थापित कर दिया, यानी अपने जगह से हटाकर दूसरे जगह भेज दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या रखा गया है। क्वेश्चन कहता है कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। तो कार्बनिक यौगिक बेटा कोल तार से भी प्राप्त किया जाता है और पेट्रोल से भी प्राप्त किया जाता है, यानी दोनों के दोनों इसके मुख्य सोर्स माने जाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन आपको रहेगा। तो रासायनिक परिवर्तन में नए प्रतिफल का निर्माण होगा, भौतिक परिवर्तन में नया फल नहीं बनेगा, नया प्रतिफल नहीं बनेगा। जल को उबलने से जल वाष्प बनना, यह आपको भौतिक परिवर्तन है। क्या कहता है? भौतिक परिवर्तन है। बर्फ को पिघलने से जल प्राप्त होना, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी था उसी का रूप था। और जल में नमक का घुलना, ये भी आपके भौतिक परिवर्तन है। हाँ, द्रवित पेट्रोलियम गैस, क्या कहता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी गैस को जला दीजिएगा तो वह आपको उष्मा में बदल जाएगा, उष्मा में बदल जाएगा तो वह आपको रासायनिक परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? क्वेश्चन कहता है पीएच मान निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा। क्या कहता है? 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड यानी OH माइनस आयंस का सांद्रण कितना दिया हुआ है? 10 पे पावर -12 दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ से H प्लस का सांद्रण निकाल दीजिए। H प्लस का सांद्रण बराबर 10 पे पावर -14 अब बट्टा OH माइनस का सांद्रण हो जाएगा। कहीं एक बार मैं आपको पढ़ाया हूँ ये चीज़, तो 10 पे पावर -2 आ जाएगा। और पीएच का मान बराबर होता है -log H प्लस का सांद्रण और बट्टा बेस में बेटा 10 आ जाएगा, तो -log हो जाएगा H प्लस का -2 बेस में 10। अब माइनस इधर था ही, -2 बाहर निकला, log 10 और बेस 10 यहाँ लिख दीजिएगा। इसका मान बेटा 1 हो जाएगा। 2 × 2 बराबर, यानी 2 - 2 किसके बराबर आ गया? तो 2 के बराबर। किसके बराबर? तो एक आपको पीएच का क्वेश्चन आएगा। आज तक मैं जितना बार बताया, एक बार भी बिना बनाए सॉल्व नहीं किया होगा। लगभग अनगिनत क्वेश्चन इसका पढ़ाए होंगे, लेकिन हमेशा सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को समझ में आए। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हर एक बैच में नए होते हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए। एक आपको आणविक सूत्र और वाष्प घनत्व से क्वेश्चन आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी मूला अनुपाती सूत्र और आणविक सूत्र से क्वेश्चन आएगा। जैसे COX यहाँ दिया गया है और इसका वाष्प घनत्व 70 दिया गया है। तो बेटा वाष्प घनत्व वेपर डेंसिटी कितना है? 70। तो इससे आपको आणविक भार निकाल लीजिएगा। आणविक भार आपका कितना आ जाएगा? तो आणविक भार जो अणु का आ जाएगा वह आपके बेटा 2 गुने वाष्प घनत्व होता है। 2 गुने वाष्प घनत्व, यानी 2 गुने 70 बराबर कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आपको COX में x का मान पूछ रहा है, तो इसका भार पहले निकाल दीजिए। तो कार्बन का 12 होगा और ऑक्सीजन का 16 होगा, गुना कर दे, जोड़ दीजिएगा 28 हो जाएगा। दोनों में x है, यानी 28x आपका ये दिया है। तो इसका भार 28x और इसी का अनुभार इतना। तो आपको दोनों अणु के भार को बराबर कर दीजिएगा। 28x बराबर कितना होगा? 140। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 140 बटा 28, काट दीजिएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। यानी 5 से अगर इसको गुना कर दिया जाए तो एग्जैक्ट यानी ओरिजिनल फार्मूला आपका आ जाएगा CO5, ठीक है, जिसके वाष्प घनत्व आपको कितने आ जाएंगे? 70 आ जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, ऑब्वियसली आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आपको एक क्वेश्चन मूला अनुपाती सूत्र और आपको आणविक सूत्र से पूछे जाएंगे। आणविक सूत्र से क्या कहता है? किसी कार्बनिक यौगिक का मूला अनुपाती सूत्र आपको ये दिया गया और इसका वाष्प घनत्व ये दिया गया। तो n का मान निकालेंगे, तो n बराबर डायरेक्ट यहाँ से निकाल दो। n बराबर क्या है? वाष्प घनत्व ये दिया हुआ है, तो आणविक भार क्या हो जाएगा? 2 गुने 45 हो जाएगा। और इसका भार निकाल दीजिए, तो इसका भार बेटा कितना होगा? 12। और इसका भार कितना होगा? 1 गुने 2। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो दिखाया है +16, तो क्या हो जाएगा? 16 12 28 2 30 आ गया। कितना आ गया? 30 आ गया। अब यहाँ से 30 जब आ गया तो ऊपर में 90 और नीचे में 30, ठीक है, ये आपका कट गया। कितना आया? 3 आया। अब यहाँ पर इसका सूत्र लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? आणविक सूत्र। तो मूला अनुपाती सूत्र और गुने n, यही आपका आणविक सूत्र हो जाएगा। n का मान आ चुका है, CH2O हो गया। n का मान बेटा 3 है, यानी C3H6O3 हो जाएगा। C3H6O3 यानी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपको सही है। तो एक क्वेश्चन इससे आपको पूछा जाएगा। कितने प्रकार के क्या सब पूछा जाएगा बेटा, आज एक एक करके मैं सब आपको समझा रहा हूं, ध्यान से दिमाग में डाल लीजिएगा। क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना टेलीविजन चित्र के लिए उत्तरदायी है? और ये भी एक ही प्रकार का क्वेश्चन है और एगो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। टेलीविजन में जो आपका चित्र आता है वह किस घटना के कारण आता है? तो बेटा प्रतिदीप्ति के कारण।
प्रतिदीप्ति के कारण। शुरू में समझा रखा हूं मैं। हाँ, तो एक बार बेटा सारे बच्चे देख लेंगे। लाइव क्लास टाइमिंग जो है हमारा 7 बजे केमिस्ट्री का, 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स, और प्लस बेटा यहाँ रिवीजन करवाया जाता है। रिवीजन ये 2 आवर्स प्लस का टेस्ट होता है, कम से कम 2 घंटा का ये सेट होता है। बिल्कुल शाम 7 बजे जरूर उपस्थित रहिएगा। और 4 बजे जो बेटा आपका सेट होगा वह आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ तीनों एक साथ आपके लिए जाते हैं। इन सभी क्लासेज के PDF, नोट्स, साप्ताहिक को छोड़ दो, आप परीक्षा होता है DPP, ये सारी सुविधाएं हम आपको कहाँ अवेलेबल करवाते हैं? तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है शारदा क्लासेज 01। और ये सारा का सारा सुविधा आपको, यानी PDF तो सबका मिल जाएगा, नोट्स जो चैप्टर वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गेस्ट क्वेश्चन भी शारदा क्लासेज आपको दे रहा है। ठीक है, सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल करवा रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इतने सारे सुविधाएं दे रहे हैं जितना कोई पैसा लेके नहीं देता होगा। चूस चूस से तुम लोग को मार दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। और वो सब चीज़ शारदा क्लासेज बिल्कुल आपको फ्री में दे रहा है, तो इसका बेटा फायदा जरूर उठाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहा? तो अगला क्वेश्चन कहता है 1 विलियन का pH मान 3 है। pH मान 3 दिया गया है, तो विलियन में उपस्थित हाइड्रोक्साइड आयन का तो क्या होता है भाई? pH बराबर क्या हो जाता है आपको? तो pH बराबर क्या होगा? माइनस में लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, और बेस में क्या हो जाता है 10। बेस में क्या हो जाता है 10, यही तो आपका वैल्यू होता है। नहीं तो H+ का सांद्रण यहाँ से क्या आ जाएगा? H+ बराबर क्या हो जाएगा? 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -3। अरे यहाँ पर 10 पे पावर -3 डालेगा तब pH का मान 3 आएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10 पे पावर -3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है? को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी, तो हाइड्रोजन, ये क्या रिपीट कर गया क्वेश्चन? क्या कहता है? M धातु। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या दिया हुआ है? M धातु का, तो बेटा MO4 दिया हुआ है, MO4 दिया हुआ, इसको तोड़िए। MO4 को आप तोड़ दीजिएगा, MPO4 था ना, इसको ध्यान से तोड़िएगा। MPO4 को तोड़िएगा तो बेटा यहाँ पर M पर 3 गो प्लस आ जाएगा, आप PO4 जो दिया गया है इस पर आपको 3 गो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 गो माइनस। कैसे? देखो, ऑक्सीजन का -2 × 4 -8, आप फॉस्फोरस का +5, तो ऑक्सीजन पर -8, आप फॉस्फोरस पर +5, तो -8 में +5 को जोड़िएगा, -3 आ गया। यानी यहाँ से ये क्लियर हो गया कि M पर हमारा +3 होगा। अब NO3 पर क्या होगा? तो NO3 पर बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका MNO3 पर -1 होता है। अब M को NO3 से गुना करना है, तो M आपको यहाँ दिया गया है, इस पर +3 है, और NO3 आपको क्या दिया गया है? -1। अब केमिकल फार्मूला आपको लिखना है तो लिख दीजिए, मैंने तरीका सिखाया। 1 को यहाँ ले आइए और इसको यहाँ ले आइए, क्या बन जाएगा मेरे भाई? यहाँ से M आपका 1 हो गया और NO3 क्या गो? तो NO3 3 गो हो गया। यही आपका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। का है? M पर 3 गो प्लस, NO3 पर 1 गो माइनस, तो 3 गो NO3 पर 3 गो माइनस, दोनों मिलके क्या कर दिया? न्यूट्रल हो गया। 3 गो प्लस और 3 गो माइनस, यानी इसका अस्तित्व होगा। 2, 4, 5 क्वेश्चन हमारे पास और अवशेष हैं, अवशेष तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है? 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा। सहसंयोजक बॉन्ड किसके द्वारा बनता है? तो बेटा इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा। कहीं दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकलन में क्या होता है? तो संकलन में बेटा समान ऊर्जा वाले छोटे छोटे परमाणविक, छोटे छोटे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वह मिलकर संकलित कक्षा का निर्माण करेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? परमाणु कक्षकों का योग होगा। यानी समान ऊर्जा वाले छोटे छोटे परमाणु आपस में संकलित होकर एक बृहद परमाणु का निर्माण करता है, उसी को संकरण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते? तो हाइड्रोजन बंध बेटा पाया कहाँ जाता है? तो जब हाइड्रोजन सीधा लिंक रहेगा, किससे? अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फोन से। हाइड्रोजन का सीधा कनेक्शन, हाइड्रोजन का सीधा कनेक्शन अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व से, यानी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव।
बहुत ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व से सीधा हाइड्रोजन का कनेक्टिविटी होता है, तो यहाँ पर जो आबंध बनते हैं वह आपको हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, और ये बंध बेटा बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीनों में बनेगा। अब आपका कौन सा हो जाएगा? तो C6H6। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? दूध बेटा क्या है? तो दूध में ज़्यादातर पानी होता है, और आपको ज़्यादातर पानी होता है, और आपको क्या होता है? कम क्रीम होते हैं। तो क्रीम पानी में मिला होता है, यानी जल में परिक्षिप्त है। जल में क्या है? तो जल यानी दुद्धि, जल यानी दुद्धि। तो दुद्धि में क्या मिला हुआ है रे? तो बस क्रीम को दुद्धि में मिला दिया गया है, पानी में क्रीम को मिला दिया गया है। क्रीम का मात्रा कम होता है, दुद्धि का मात्रा ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है? परमाणु संख्या 55 वाला तत्व जो होगा, तो बेटा परमाणु संख्या 55 वाला तत्व क्या होगा? पूछ रहा है तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाए जाएंगे? तो ब्लॉक कै गो होता है? तो ब्लॉक 4 गो होता है। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ये 4 गो ब्लॉक होता है। पता कैसे लगाएंगे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे बेटा सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होगा। 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p6 लिखेंगे, 3s2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3s2 लिखेंगे। तो आपका 3s2 तो होगा नहीं, 3s1 पे जाके खत्म हो जाएगा। 2, 4, 10 और 1, 11, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गया? तो S कक्षा में गया, यानी S ब्लॉक का एलिमेंट होगा। वैसे ही आपको कोई तत्व जिसका परमाणु संख्या 55 होगा, आप इसका वैद्युत विन्यास लिखिएगा तो ये भी S ब्लॉक में जाकर खत्म हो जाएगा। किस में खत्म हो जाएगा? S ब्लॉक में जाकर खत्म होगा, यानी S ब्लॉक का ये तत्व कहलाएगा। पता ऐसे लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, मार्स गैस में मुख्यतः होता है। तो मार्स गैस बेटा मरकेप्टाइन गैस को कहा जाता है। ये मरा हुआ गैस होता है जिसका दुर्गंध बहुत ज़्यादा होता है, जिसे LPG गैस सिलेंडर में मिलाकर रखा जाता है। और मार्स गैस में मुख्य रूप से आपको मीथेन होते हैं, और थोड़ा सा अमाउंट उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है? कहता है कि सिरके में उपस्थित है। तो सिरका बेटा किसको कहा जाता है? तो विनेगर को कहा जाता है। विनेगर, विनेगर यानी शराब जो होता है, विनेगर यानी शराब, बियर, ये जो होगा उसको कहा जाता है। तो सिरका में क्या पाए जाते हैं? तो बेटा एसेटिक अम्ल पाया जाता है। कई एक बार ये क्वेश्चन पूछा है, और ये भी पूछता है कि सिरका में एसेटिक अम्ल कितना % पाया जाता है? तो 5 से 8%, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा उपस्थिति इसकी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का, यानी किसका? तो कॉपर और जिंक को मिला देते हैं तो पीतल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पीतल का निर्माण होता है। यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस बेटा 2-3 क्वेश्चन हमारे पास अभी भी अवशेष हैं। सारे क्वेश्चन को समझिएगा, चाट जाइएगा इस सेट को। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? जैसे जैसे बेटा हम ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे आपका क्या होता है? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे दाब आपका घटता है। जब दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। यानी पृथ्वी के सतह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो पहाड़ पर जाइएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका पानी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं रह जाएगा। कम ही टेम्परेचर देने पर वह आपका क्या हो जाएगा? उबलना शुरू कर देगा। यानी 100 डिग्री से कम डिग्री सेल्सियस पर आपको उबलने लगता है। कहाँ? पहाड़ पर। क्यों? क्योंकि दाब घट जाता है, और दाब घटने से आपका क्या घट जाता है? तो आपका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है? क्वेश्चन कहता है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट। क्या होगा? कॉपर सल्फेट कहते हैं। आयरन सल्फेट 7s2, यानी FeSO4, ये आपका हो जाएगा नीला थोथा। कहीं है? आयरन सल्फेट। कौन सा हो जाएगा? आयरन सल्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पानी का अधिकांश घनत्व कहाँ होता है? ये भी अपवाद का क्वेश्चन है। पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी को छोड़कर बाद बाकी किसी भी पदार्थ को या किसी भी यौगिक को आप अगर तापमान देते हैं तो उसका वॉल्यूम बेटा बढ़ने लगता है। लेकिन पानी को आप अगर गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म कीजिएगा
तो पानी का 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर वॉल्यूम आपका कमेगा, घनत्व बढ़ेगा। और 4 डिग्री से अधिक पर अगर गर्म कीजिएगा तब जाके बेटा इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है और घनत्व जो होगा वो घटने लगेगा। तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा कितना हो जाएगा, तो आयतन भी आपको, घनत्व जो होगा वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होगा। और ये भी अपवाद का क्वेश्चन है और बार बार कहीं एक बार आपसे पूछा गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे कठोर तत्व कौन होगा, तो हीरा। सबसे कठोर कौन होता है, हीरा होता है। वहां पर कुछ और क्वेश्चन था, क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन बेटा आपको अवशिष्ट पदार्थ में एक पेट्रोलियम से कई एक बार पूछा है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, यानी वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं जब ठोर फटता है, गोड़ फटता है, हाथ फटता है, मुंह फटता है, तो वैसलीन हम लोग ठंडा के समय में लगाते हैं, अक्सर इस्तेमाल करते हैं। वह किसका बाई प्रोडक्ट होता है, तो पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट होता है। यानी पेट्रोलियम जो प्राप्त किए जाते हैं वहाँ पर लार्ज अमाउंट में आपको वैसलीन प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 गो होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्रिटियम होता है, इट्रियम आपका नहीं होगा। 3 गो होता है और तीनों आपको मैंने दिखा दिया। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, जब चींटियां काटती है तो वह किस अम्ल को आपके शरीर में डाल देता है, तो फॉर्मिक अम्ल को। चींटी जब आपको काटेगा तो लहरने लगेगा, जलने लगेगा, किसके कारण, तो ये फॉर्मिक अम्ल को डाल देता है, इसके कारण लहरना और जलना शुरू हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट। टेलीफोन रिसीवर जिसको उठाकर बात करता है, रेडियो का कैबिनेट बाहर का बॉडी, टेलीविजन के बाहर का बॉडी, ये सब किससे बना होता है मेरे भाई, बैकेलाइट से बना होता है। किससे बना होता है, बैकेलाइट बहुलक से बना होता है, क्योंकि इसमें अल्टर टाइप का गुण पाया जाता है। ये सब जब चलेगा वैद्युत से चलेगा, गर्म होगा, जब गर्म होगा तो पिघलना चाहिए। तो बैकेलाइट एक ऐसा पदार्थ होता है जो जितना ज़्यादा गर्म होता है उतना ज़्यादा कठोर होते चला जाता है। तो बैकेलाइट से टीवी का, टेलीफोन का, रेडियो का, ये सब का जो कैबिनेट होता है वह आपको बैकेलाइट से बना होता है, नो डाउट। तो ये बेटा 100 क्वेश्चंस का आपको बहुत ही बेहतरीन सेट था जो मैंने आपको समझाया, एक से एक मैडम दूध मलाई क्रीम की तरह छांट के दिए। तो सारे बच्चों को मैं जानकारी दे दूं कि लाइव क्लास टाइमिंग मेरा 7 बजे केमिस्ट्री का, 11:30 बजे मैथ के क्लास में भी एब्सेंट नहीं होइएगा। आज एकदम बिल्कुल डुप्लीकेट पेपर दूंगा। कल 100 VVI क्वेश्चन मैंने दिया था, आज बिल्कुल डुप्लीकेट पेपर आपको दिया जाएगा, 100% जेरोक्स पेपर, बिल्कुल वैसे क्वेश्चन का अरेंजमेंट लाए हैं आपके बीच। 11:30 बजे मैथ बायोलॉजी, शाम 7 बजे फिजिक्स और रिविजन होगा, 4 बजे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों होंगे। इन सभी क्लासेज के PDF हो गए, नोट्स हो गए, परीक्षा हो गया और DPP, ये हमारे टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर अवेलेबल करवाया गया है। और ये सारी सुविधाएं बेटा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। कैसे रखा गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको एक भी पैसे चार्ज चुकाने नहीं पड़ेंगे। अब बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, फटाफट पूछिएगा। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछो, टाइम ओवर हो चुका है। मैंने आपके बीच बहुत बेहतरीन सेट लाया था और ऐसे ही बेटा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2-4 बच्चे नए नए दिखाई दे रहे हैं, तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। और आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि बेटा इसको शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, नहीं शेयर करेगा तो हम भी कुछ भी शेयर नहीं करेंगे तुम लोग से। हाँ, हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है नहीं है? ठीक है बेटा, निकलते हैं। करजी सर जी, कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन क्या है? कॉपर सल्फेट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बोलो ना।
अच्छा देख लेना ना, जो भी होगा देख लेना, एक बार देख लेना, पढ़ाया हुआ तो होगा 59। ये भाई इसमें नंबर सब अल्टर फल्टर लिखा गया है, आगे पीछे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ना, क्वेश्चन सेलेक्ट किए, एक बार देख लीजिएगा, जो भी होगा वो देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं, हो सकता है एरर मिस्टेक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा, अगले क्लास में हमें बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक। जो गलती होगा एक बार देख लेगा, हो सकता है।